हेलो बच्चों पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? ऑल गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे अपने। अच्छे हैं जमूरे। चलिए, तो बेटा अपनी डीपीपी वगैरह सब लगाते रहो, ठीक है? और एनसीईआरटी खुद से भी रीड करते रहो। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको मुश्किल लग सकती हैं, वो सारी लाइनें मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आप फिर भी एक बार अपनी एनसीईआरटी खुद से रीड करने की आदत डालें, क्योंकि जब खुद से रीड करने की आदत डालेंगे बेटा, तभी चीजें समझने की आदत आपको पड़ेगी। ठीक है? चलिए, तो कल की क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से रिविजन करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था तीन चीजें: कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। जहां मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ही एक्सेप्शन है मेंडलिज्म के लिए। मल्टीपल एलिलिज्म में हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप सिस्टम, जहां पे आपको मैंने बताया था कि एक पॉपुलेशन में ही हम मल्टीपल एलिलिज्म को जान सकते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन में 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं और 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। ये हमने किया था बेटा, राइट? चलिए अब शुरू करते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में एक छोटी सी बात बतानी है, फिर आज तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो रेडी हैं? आ जाइए, आ जाइए मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे से जमूरों। चलिए जी, तो तुम्हें बताना है बेटा एक छोटी सी चीज जो कल रह गई थी, कि ये जो हम कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ये ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, वैसे तो इसकी जो डिटेल है ये आप कहाँ पढ़ोगे, इसकी डिटेल आप पढ़ोगे जूलॉजी में। ब्लड ग्रुप की डिटेल जूलॉजी में पढ़ाई जाती है, शायद 11th क्लास में, कि अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन होता है तो ए ब्लड ग्रुप होता है, अगर बी एंटीजन होता है तो बी ब्लड ग्रुप होता है, और अगर दोनों एंटीजन्स होते हैं तो क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और अगर कोई एंटीजन नहीं होता तो वहां पर ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन दी गई है, मैं आपको बता देती हूं वो क्या लाइन है। ये आरबीसी है और ये है मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है बेटा? तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन शुगर्स को मॉडिफाई करके एंटीजन बनाया जाता है। जैसे मैं आपको यहां पे समझाती हूं, ये शुगर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उससे निकली हुई है। एक सेकेंड बेटा, ये शुगर है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन से निकली हुई है। अगर इस शुगर के साथ एक और शुगर ऐड कर दी जाए जिसे हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, अगर इस शुगर को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है, ये बन जाता है ए एंटीजन। मैम समझ नहीं आया, एक बार और बता दो। कुछ नहीं है बेटा, हम जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में भी शुगर प्रेजेंट है। जब इस शुगर के साथ एक और शुगर ऐड कर दी जाती है जिस शुगर का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, तो ये जो शुगर है ये किस में चेंज हो जाती है, ए एंटीजन में चेंज हो जाती है। और इसको करवाने वाला कौन होता है? इसको करवाने वाला एक एंजाइम होता है, बाय एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सी जीन कोड करती है? कोडेड बाय आई ए। तो बहुत इजी सा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आई ए जीन जो है आप जानते हैं वो डोमिनेंट जीन है।
IA जीन एक प्रोटीन बनाती है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकली जो शुगर है उसमें एक तरह की शुगर और ऐड कर देता है और उसे बदल देता है ए एंटीजन में। यानी कि अगर IA जीन नहीं होगी तो फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो एंजाइम नहीं बनेगा जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बैठी शुगर को ए एंटीजन में बदल देता है। राइट? ऐसे ही अगर मैं कह रही हूं कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऐसे ही आरबीसी की मेम्ब्रेन से शुगर निकली हुई है, इस शुगर के साथ एक और शुगर ऐड कर दी जाती है जिसे हम गैलेक्टोज कहते हैं, और फिर ये जो शुगर है इसको बदल दिया जाता है बी एंटीजन में। इसको बदल दिया जाता है बी एंटीजन में। और ऐसा करने वाला कौन होगा? ऐसा करवाने वाला एक एंजाइम होगा, और उस एंजाइम को कौन कोड करेगा? उस एंजाइम को IB जीन कोड करेगी। यानी कि अगर IB जीन होगी तो जो बी एंटीजन है वो प्रेजेंट होगा कहां? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। राइट? इतना समझ आ रहा है बेटा? और अगर AB होगा, बताओ इतना समझ में आ गया? ये शुगर, ये थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही धुंधली लाइनों में लिखा हुआ है, इतना अजीब से लिखा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ सिंपल भाषा में कि आरबीसी की मेम्ब्रेन से शुगर निकली होती है। उस शुगर को अगर हम उस शुगर में एक तरह की शुगर और ऐड कर देते हैं तो वो एंटीजन में चेंज हो जाती है। जैसे IA जीन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन को ऐड करवा के ए एंटीजन में बदल देती है, और IB जीन जो है वो बी एंटीजन में चेंज कर देती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों एंटीजन्स होंगे तो जो शुगर है उसमें एक और दोनों शुगर ऐड कर दी जाएंगी, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन भी और गैलेक्टोस भी। तो यहां पर दोनों एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा आरबीसी की सरफेस पर और आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन भी होगा, और बेटा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। और जब O होगा ब्लड ग्रुप तो इसके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि यहां से आरबीसी की मेम्ब्रेन से जो शुगर निकली हुई है उसे कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो I जीन होती है वो रिसेसिव होती है। तो वो जो I जीन होती है वो तो कोई प्रोटीन या एंजाइम बनाएगी ही नहीं, और जब वो प्रोटीन और एंजाइम बनाएगी ही नहीं तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जो ये शुगर प्रेजेंट है इसको एंटीजन में बदला ही नहीं जाएगा। यानी कि अब आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? O। तो आई होप आपको ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया है। ठीक है बेटा? बाकी इसकी जो बहुत डिटेल होती है वो जूलॉजी में पढ़ाई जाती है। क्लियर है बेटा? ओके जी, चलिए, तो ये था कल की कहानी। अब आगे चलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग फिनोमिनन पर जिसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। आ जाइए वो डिस्कस करते हैं। प्लियोट्रॉपी हाँ जी, तो समझेंगे। आपको पता है कि एक जीन, वन जीन कंट्रोल्स वन फिनोटाइप और वन कैरेक्टर, है ना? जैसे मैंने कहा कि सपोज जो हमारा पी प्लांट है उसके 7th क्रोमोसोम पर सीड कलर की जीन है, तो वो जो सीड कलर की जीन है वो केवल सीड के कलर को कंट्रोल कर रही है, वो और किसी ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर रही है ना? तो अधिकतर तौर पर क्या होता है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। लेकिन प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर जो जीन है वो एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स के ऊपर असर डालती है, बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती है एक साथ। मतलब एक जीन का असर बहुत सारे फिनोटाइप्स पर एक साथ होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर एक जीन एक साथ कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है, कई सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है।
मैम ऐसा कैसे हो सकता है, एक जीन बहुत सारे ट्रेड्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है, कैसे बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर सकती है, बताती हूं। इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, इसकी जो रीजन है, वो ऐसे समझा जाता है कि हमारे सेल के अंदर एक साथ बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, बहुत सारी, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। हजारों रिएक्शंस एक साथ सेल के अंदर चल रही हैं। उनमें से बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। माने ऐसे समझो, अभी कुछ नहीं लिखना, जब लिखना होगा बता दूंगी। बताऊं, बहुत कनेक्टेड होते हैं। क्या है, आ जाओ देखो। सपोज ये रिएक्शन 1 है, सपोज मैं आपको ऐसे समझा रही हूं कि बेटा ये रिएक्शन 1 है, ठीक है। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है कि आपका जो सबस्ट्रेट है उसे प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। इसको चेंज करने वाला कौन है, एंजाइम, जो कौन बनाती है, जीन 1 बना रही है, जीन 1 बना रही है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट होगा, ये प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट होगा। समझ रहे हो आप, जो इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो अगली रिएक्शन के लिए रॉ मटेरियल होगा, अगली रिएक्शन के लिए वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, और फिर ये प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाएगा दूसरे प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट फिर उससे अगली रिएक्शन के लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ये सारी रिएक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सोच के देखो, अगर पहली रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो क्या आगे की रिएक्शंस हो जाएंगी बेटा? सोच के देखो, अगर मैंने जो ये जीन है ये इस प्रोडक्ट को बनाने को कंट्रोल कर रही है ना, ये जीन ऐसा एंजाइम बना रही है जो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है, राइट। ये प्रोडक्ट इस वाली रिएक्शन के लिए चारा है, ये प्रोडक्ट इस वाली रिएक्शन के लिए चारा है, ऐसे। तो अगर ये ही नहीं बनेगा तो आगे आने वाली रिएक्शंस ही नहीं होंगी। यानी कि आगे आने वाली रिएक्शंस जितने भी फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही हैं वो फिनोटाइप दिखाई ही नहीं देंगे, है ना बेटा? समझ आई बात? तो इसका मतलब यह है कि प्लियोट्रॉपी हमें क्यों देखने को मिलती है, जब हमारे सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है अगर वही नहीं बनता तो फिर आगे आने वाले सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तो ये वाली जो जीन है, ये वाली जीन कैसी हो गई, प्लियोट्रॉपिक जीन हो गई, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो आगे आने वाले सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे और सारे फिनोटाइप्स जनरेट नहीं होंगे। तो यहां पर ये अकेली जीन एक साथ बहुत सारे फिनोटाइप्स पर असर डालती है, बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती है, और ऐसी जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। हमारे सेल के अंदर बहुत सारी जीन्स प्लियोट्रॉपिक जीन्स होती हैं, क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवेज, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जो अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती हैं, राइट। तो आ जाइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। तो बेटा प्लियोट्रॉपी को हम क्या कहेंगे, कैसा फिनोमिनन है? फिनोमिनन, आ जाइए मेरे साथ साथ लिखिए, बोल बोल कर लिखिए बेटा। अपने टीचर की स्पीड को मेंटेन करो, अपने हाथों को, दिमाग को इतना तेज चलाओ कि वो बोर ना हो, वो सो ना पाए, और बोल बोल कर अपने नोट्स बनाओ, चिल्ला चिल्ला कर, अगर जरूरत पड़ती है तो चिल्ला चिल्ला कर नोट्स बनाओ, ताकि एनर्जी बनी रहे और घर वालों को भी पता चले बच्चा पढ़ रहा है भाई साहब। चलिए, फिनोमिनन वेयर single gene controls many traits or has effect on many phenotypes। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।
ये ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक सिंगल जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है और बहुत सारे फिनोटाइप्स पर असर डाल रही है, बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, और ऐसी जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसी जीन जो एक साथ बहुत सारे फिनोटाइप पर असर डालती है उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है? अंडरलाइंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? अंडरलाइंग मैकेनिज्म का मतलब है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो हम कहेंगे मेनी रिएक्शंस इन अ सेल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। So many reactions in a cell are interconnected with each other, and product of one reaction act as substrate for the other। एक प्रोडक्ट का जो रिएक्शन है वो दूसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो अगर एक रिएक्शन नहीं होगी तो आगे आने वाली सारी रिएक्शंस नहीं होंगी, और यही प्लियोट्रॉपी के पीछे का राज है। ओके, लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलेंगे। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैम, प्लियोट्रॉपिक जीन के कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं प्लियोट्रॉपिक जीन के, वो म्यूटेटेड जीन के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मतलब एक नॉर्मल जीन म्यूटेट हो जाती है और म्यूटेट होने के बाद वो प्लियोट्रॉपिक बन गई है। बहुत सारी नॉर्मल जीन्स भी ऐसी होती हैं जो प्लियोट्रॉपिक होती हैं। मैंने आपको भी बताया हमारे सेल के अंदर बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जो प्लियोट्रॉपिक हैं, नॉर्मल जीन्स जो प्लियोट्रॉपिक हैं। लेकिन बहुत सारी म्यूटेटेड जो जीन्स होती हैं वो भी प्लियोट्रॉपिक होती हैं, यानी कि म्यूटेट होने के बाद वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करने लगती हैं। तो आ जाइए, कुछ प्लियोट्रॉपिक जीन्स के एग्जाम्पल लिखते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो यहां पे बेटा जी सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है प्लियोट्रॉपिक जीन का, वो आता है बी जीन। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बी जीन। मैम, ये बी जीन क्या होती है? बी जीन होती है बेटा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन इन पाइसम सटाइवम। इसका तो मैं अलग से डिटेल में केस समझाऊंगी। क्यों समझाऊंगी? क्योंकि एनसीईआरटी में इसको अलग से समझाया हुआ है। तो अभी मैं इसको समझाऊंगी। जो पाइसम सटाइवम है, हमारा गार्डन पी है, उसके अंदर एक जीन होती है जिसे हम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बी जीन कह देते हैं। इसका काम होता है गार्डन पी में स्टार्च के दानों को बनाना। हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के ग्रेन्स को, स्टार्च के दानों को सिंथेसाइज करने का, बनाने का काम इसी जीन का होता है।
तो ये जो जीन होती है ये नेचर में प्लियोट्रॉपिक होती है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ये इस बात को भी तय करती है कि जो स्टार्च का दाना बन रहा है बीज के अंदर, वो उसका साइज क्या होगा, वो लॉन्ग होगा, वो इंटरमीडिएट साइज का होगा, या फिर वो स्मॉल होगा। तो दिस जीन कंट्रोल्स द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, और उसके साथ ही साथ ये भी डिसाइड करती है कि सीड की शेप कैसी होगी। अब आप बोलोगे मैम सीड की शेप डिसाइड करने के लिए तो एक अलग जीन होती थी ना, दैट वाज द आर जीन जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ी थी। हाँ बेटा बिल्कुल, सीड शेप की जो जीन होती है वो 7th क्रोमोसोम पर हुआ करती थी, जो सीड शेप को कंट्रोल करती है। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये जो जीन है बी जीन, ये बी जीन क्या बनाती है? स्टार्च ग्रेन बनाती है। क्या बनाती है? स्टार्च ग्रेन। ये जो स्टार्च ग्रेन है, ये स्टार्च ग्रेन का जो साइज होता है वो साइज बी जीन, ये सीड की शेप पर भी असर डालता है। क्योंकि ये जो स्टार्च ग्रेन्स बन रहे हैं ये तय करते हैं कि जो बीज है उसके अंदर कितना पानी आएगा। अगर स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा होता है तो ऐसे बीज के अंदर पानी जो है वो कम आता है, और जब पानी कम आता है और फिर उसे छोड़कर जाता है बीज को, तो फिर उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते, वो राउंड ही रहती है। सीड शेप को कंट्रोल करने के लिए एक अलग जीन होती है, लेकिन ये जीन भी सीड शेप को कंट्रोल करने पर असर डालती है, सीड शेप पर भी असर डालती है। तो एक साथ ये जो जीन है बी जीन, ये दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, स्टार्च ग्रेन के साइज को और सीड की शेप को, इसीलिए ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। इसे आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहां पर ये तो नॉर्मल जीन है। अभी मैंने बताया बहुत सारी नॉर्मल जीन्स ऐसी होती हैं हमारे सेल के अंदर जो प्लियोट्रॉपिक होते हैं, तो बी जीन भी एक नॉर्मल जीन है जो नेचर में प्लियोट्रॉपिक है। फिर दूसरी मैं आपको बताती हूं HBS जीन। ये जो HBS जीन है ये म्यूटेटेड जीन होती है, ये म्यूटेटेड जीन होती है, और ये क्या कॉज करती है? ये सिकल सेल अनीमिया कॉज करती है। अभी हम आगे इसी चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे बेटा, जैसे सिकल सेल अनीमिया। तो एक बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया, उस बीमारी को करने वाली जो जीन होती है वो एक म्यूटेटेड जीन होती है, और वो HBS जीन होती है। तो ये केवल सिकल सेल अनीमिया नहीं करती, बीमारी के साथ साथ ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को भी रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके साथ साथ ये आरबीसी की शेप को भी चेंज कर देती है, चेंज शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की शेप कैसी होती है आप सब जानते हैं, बाइकॉनकेव होती है, लेकिन ये वाली जो जीन है उसे कैसी, आरबीसी की शेप को कैसा बना देती है? दरांती जैसा, सिकल जैसा, सिकल शेप्ड बना देती है। तो ये जीन जो है एक म्यूटेटेड जीन है, और ये जीन HBS जीन सिकल सेल अनीमिया बीमारी करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करती है। तो ये HBS जीन प्लियोट्रॉपिक जीन होती है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल यहां पर बनता है म्यूटेटेड जीन, म्यूटेटेड जीन causing the disease फिनाइलकीटोनूरिया। एक बीमारी होती है, इस बीमारी को भी हम डिटेल में आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। तो सिकल सेल अनीमिया और फिनाइलकीटोनूरिया, इन दोनों को मैं आगे डिटेल में तुम्हें पढ़ाने वाली हूं। तो ऐसी जीन, ऐसी म्यूटेटेड जीन जो फिनाइलकीटोनूरिया बीमारी को करती है, वो फिनाइलकीटोनूरिया बीमारी के साथ साथ और भी चीजें करती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और डीपिगमेंटेशन हो जाती है हेयर में और स्किन में, जो है डीपिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब कि हेयर जो है
उनमें पिगमेंटेशन खत्म होने लगती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो म्यूटेटेड जीन होती है जो फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी कर रही है, ऑल्सो कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन एंड डीपिगमेंटेशन। मेंटल रिटार्डेशन एंड डीपिगमेंटेशन। तो ये 3 ही एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी में पूछता है बेटा, और ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? तीनों ही एग्जाम्पल। तो प्लियोट्रॉपिक जीन में 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको म्यूटेटेड जीन के बताए, म्यूटेटेड जीन जो बीमारी कर रही है, और एक बीमारी करने के साथ साथ वो और भी काफी सारे सिम्टम्स को जनरेट करती है। तो वो जीन जो फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी करती है वो भी प्लियोट्रॉपिक होती है, वो जीन जो सिकल सेल अनीमिया की बीमारी करती है वो भी प्लियोट्रॉपिक होती है, और ये नॉर्मल जीन है जो गार्डन पी में पाई जाती है ये भी प्लियोट्रॉपिक होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्लासिक एग्जाम्पल बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन हम तब देखेंगे जब मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए अब आपको बताते हैं बी जीन के बारे में। आ जाइए। ये जो बी जीन है जिसे हम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन कह रहे हैं, हम इसे प्लियोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं पहले तो ये लिख लेते हैं। हम इसे प्लियोट्रॉपिक इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि ये एक साथ कंट्रोल करती है 2 कैरेक्टर्स को। ये एक साथ 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। पहला, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, जो स्टार्च का दाना बनेगा बीज के अंदर उसका साइज क्या होगा ये कंट्रोल करती है। और दूसरा, कंट्रोल करती है शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड। तो ये क्योंकि एक साथ 2 को कंट्रोल कर रही है इसीलिए ये प्लियोट्रॉपिक है। 2 ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। अब देखो, मैं यहां पे जीनोटाइप लिखूंगी कि बंदे का जीनोटाइप क्या रहेगा, और फिर हम यहां पर लिखेंगे कि स्टार्च ग्रेन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और सीड शेप के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आ जाइए देखते हैं। हमें पता है 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, या तो गार्डन पी में ये जीन अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो। जब ये गार्डन पी के अंदर इस कंडीशन में है तो स्टार्च ग्रेन का साइज जो होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन। जो स्टार्च ग्रेन का दाना है वो लंबा बनता है। सीड शेप इस केस में राउंड होती है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो ऐसे में जो स्टार्च ग्रेन के दाने का साइज है वो इंटरमीडिएट साइज होता है, ना लंबा ना छोटा, बीच का साइज होता है। और सीड शेप कैसी होती है? राउंड। जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो यहां पे स्टार्च ग्रेन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। और सीड शेप कैसी होगी? सीड शेप होगी रिंकल्ड। तो आपने यहां कुछ नोटिस किया होगा, बहुत कुछ अलग सी चीज आपने यहां नोटिस करी होगी कि ये एक जीन जो है, ये एक जीन एक साथ 2 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन दोनों ट्रेट्स को वो अलग अलग तरह से कंट्रोल कर रही है। दोनों ट्रेट्स को वो अलग अलग तरह से कंट्रोल कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जब वो स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रही है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रही है। देखो आप, हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा हो रहा है? इंटरमीडिएट, है ना। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती बेटा तो इस केस में भी स्टार्च ग्रेन का साइज लॉन्ग होता।
तो जीन एक ही है, एक ही जीन है जो एक साथ दो फिनोटाइप्स पर असर डालती है, दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस वाले फिनोटाइप को कंट्रोल करते हुए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रही है, और इस वाले फिनोटाइप को कंट्रोल करते हुए वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट हो जा रहा है, लेकिन यहां पे सीड शेप राउंड ही रह रही है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे एनसीईआरटी ने एक बहुत ही प्यारा पॉइंट इस बारे में लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगी, और वो वाली जो लाइन है वो अक्सर पूछी जाती है। तो स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करने में, ये लिख लिया बेटा? अगर ये लिख लिया है तो फिर आगे चलेंगे। अगर ये लिख लिया है आप लोगों ने तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है, आ जाइए देखते हैं। तो ये जो हमारी बी जीन है, जब ये कंट्रोल करती है when it controls starch grain size, जब ये स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करती है तो क्या दिखाती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाती है। शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन जब यही जीन कंट्रोल करती है सीड शेप को, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखाती है। यानी कि एक ही जीन दो अलग अलग तरह से बिहेव, एक ही जीन जब एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो अलग तरह का नेचर दिखा रही है, और जब दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो अलग तरह का नेचर दिखा रही है। सोचो, जीन एक ही है, जीन एक ही है, पर जब वो एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है तो वो दूसरे तरह का नेचर दिखा रही है, और जब वो दूसरे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है तो वो दूसरे तरह का नेचर दिखा रही है। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी लाइन यहां पर लिखी है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वो लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। कितनी प्यारी लाइन है, ध्यान से समझेंगे। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस किसी जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। माने जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था मेरा बाप चोर है, ऐसे ही जीन के ऊपर नहीं लिखा जाता कि तुम डोमिनेंट हो और तुम हमेशा डोमिनेंट रहोगी। तो ये जीन का अपना खुद का नेचर नहीं होता है कि मैं डोमिनेंट हूं भाई। ये इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो जीन जो है वो क्या प्रोडक्ट बना रही है ना। ये तो हमें पता है कि किसी जीन के ऊपर ऐसे लिखा नहीं रहता मैं डोमिनेंट हूं, बल्कि ये किस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, वो क्या एंजाइम बना रही है, पहला। दूसरा, अगर वो जीन नेचर में प्लियोट्रॉपिक है, अगर वो जीन नेचर में प्लियोट्रॉपिक है तो वो अलग अलग तरह भी बिहेव कर सकती है। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में वो दूसरा नेचर दिखा सकती है, और दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करने में वो दूसरा नेचर दिखा सकती है। यानी कि यहां पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये जीन डोमिनेंट है। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि वो एक साथ कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, तो वो हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में अलग नेचर दिखा सकती है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ इस बात से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जीन क्या प्रोडक्ट बना रही है। सपोज वो जीन प्रोडक्ट बना रही है, एंजाइम बना रही है, सिर्फ उसके बेसिस पर मैं ये नहीं कह सकती कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मैं इस बेसिस पर कहूंगी कि मैं कौन से कैरेक्टर की बात कर रही हूं। अब क्या तुम बताओ, मैं क्या कहूं? तुम खुद से बताओ, मैं बी जीन को डोमिनेंट कहूं या इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन कहूं? बताओ, क्या मैं कह सकती हूं ऐसा?
मैं ऐसा नहीं कह सकती ना कि बी जीन डोमिनेंट जीन है या बी जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन है, नहीं, मैं ये कैरेक्टर के हिसाब से कहूंगी। अगर मैं स्टार्च ग्रेन की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी कि बी जीन क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन है। लेकिन अगर मैं सीड शेप की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी बी जीन डोमिनेंट जीन है। मैं उसे खुलकर ये नहीं कह सकती कि वो डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि मैं कौन से फिनोटाइप की बात कर रही हूं, मैं कौन से फिनोटाइप की बात कर रही हूं। बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ, इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाते हैं, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा देते हैं बेटा एक बारी। ये वाली लाइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये एज इट इज, ये लाइंस एज इट इज आएंगी क्वेश्चन में। आ जाइए। तो सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे। ये कौन से पेज पर दी है मैम, मैं बता देती हूं। ये दी है पेज नंबर आपके 62 पर। तो आप पेज नंबर 62 पर आ सकते हैं, वहां आप ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। मतलब हम स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि ये जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये किस बात पर निर्भर करता है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। और द प्रोडक्ट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ये कह रहा है कि डोमिनेंस जो है वो किसी जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता है। ऑटोनॉमस मतलब उसका खुद का फीचर नहीं होता है, या जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसका फीचर नहीं होता है। ये निर्भर करता है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, जितना ये जीन प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। जीन प्रोडक्ट मतलब एंजाइम। कोई जीन डोमिनेंट होगी, को डोमिनेंट होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगी, ये इस बात पर तो निर्भर करता ही है कि वो कौन सा एंजाइम बनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात पर भी निर्भर करता है द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप। बहुत ही मतलब बहुत ही जटिल अंग्रेजी इस्तेमाल की हुई है, एकदम शशि थरूर वाली टाइप अंग्रेजी, जो बच्चों को इरिटेट कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, लेकिन इन लाइनों में है कुछ नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि कोई जीन डोमिनेंट होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगी, उसका नेचर क्या होगा। चलो ये मान लिया कि ये इस बात पर तो निर्भर करता है कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, वो क्या एंजाइम बना रही है, वो कौन सा प्रोटीन बना रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कैसा फिनोटाइप जनरेट कर रही है। और जब हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो अगर वो सेम जीन एक साथ बहुत सारे फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रही है तो ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम कौन से फिनोटाइप को चूज करके बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? वो ये कह रहा है कि अगर कोई जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है, अगर कोई जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है तो इसकी जो डोमिनेंस होगी, अगर कोई जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है तो इसका जो नेचर होगा, डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जो भी कहो, इसका जो नेचर होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है ना। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट इट फॉर्म्स, इस बात पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन साथ में इस बात पर भी निर्भर करेगा that which phenotype is taken to describe it, which phenotype is taken to describe it, कि हम कौन से फिनोटाइप के कंटेक्स्ट में उसे समझा रहे हैं। जैसे बी जीन जो है वो स्टार्च ग्रेन के साइज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे वो कैसी हो जाती है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो जाती है। लेकिन अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो बी जीन कैसी हो जाती है? कंप्लीट डोमिनेंट हो जाती है। अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो बी जीन कंप्लीट डोमिनेंट हो जाती है। तो समझो बात को कि अगर कोई जीन प्लियोट्रॉपिक है और वो एक साथ बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है, तो हम केवल इस बात से नहीं बता सकते, उसका नेचर उसके प्रोडक्ट पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम कौन से फिनोटाइप के कंटेक्स्ट में उसे समझा रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? ये इस बात पर भी निर्भर करेगा दैट if many phenotypes is influenced by the same gene, then it depends on the phenotype we chose to example। ये उस बात पर भी, उस phenotype पर भी निर्भर करेगा जिसे हमने चूज किया है उसको डिफाइन करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एज इट इज जो है आ जाती हैं टेस्ट में, आपको एज इट इज ये लाइन मिल सकती है। चलिए, प्लियोट्रॉपी एनसीईआरटी में एक जगह और दी हुई है, वो भी आपको फटाफट से एक बार हम रीड करा देते हैं। तो एनसीईआरटी में ना बस भाषा ही एकदम जटिल इस्तेमाल कर रखी है, एकदम लगता है शशि थरूर के ही किसी रिलेटिव ने लिखी है। मतलब जिसकी अंग्रेजी वीक हो वो बेचारा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, बात को अगर समझो तो लगेगा हाय बस इतनी सी बात थी, और इसको बोला कितनी जटिल लैंग्वेज में है ना। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए। We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype. There are however instances, हम जानते हैं कि एक जीन का इफेक्ट एक सिंगल फिनोटाइप पर होता है, लेकिन जब एक जीन का इफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल करे, बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करे, तो वो प्लियोट्रॉपी है, और ऐसी जीन प्लियोट्रॉपिक जीन होती है। इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है? इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म है दैट द इफेक्ट ऑफ अ जीन, जीन का जो प्रभाव होता है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज पर होता है जो अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं। अभी बताया ना, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये जीन कंट्रोल कर रही है जो अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है कि जो जीन है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल कर रही है जो अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं। इसका एक एग्जांपल वो दे रही है म्यूटेटेड जीन का। तो जीन विच कॉजेज फिनाइल कीटोनूरिया, वो क्या करती है? वो एक म्यूटेटेड जीन है और वो एक एंजाइम, ये मैं अभी नहीं बता रही, ये मैं तब बताऊंगी जब मैं फिनाइल कीटोनूरिया जेनेटिक डिसऑर्डर को बताऊंगी। तो यहां पे वो कह रही है कि जीन में म्यूटेशन आ जाता है। कौन सी जीन में म्यूटेशन आता है? वो जीन में म्यूटेशन आता है जो एक एंजाइम बनाती है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड को, फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करके टाइरोसिन बनाता रहता है। अगर ये एंजाइम नहीं बनता, यानी कि जीन म्यूटेट हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है, तो ये एंजाइम नहीं बनता, और जब ये एंजाइम नहीं बनता तो फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी तो होती ही होती है, उसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं। तो यहां पे उसने नाम दे दिया है बस, बाकी इसकी पूरी डिटेल मैं अच्छे से कहां बताऊंगी जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ाऊंगी। तो अभी के लिए ये समझो कि वो जीन जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाती है, इस एंजाइम को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन आता है, वो रिसेसिव हो जाती है, ये एंजाइम नहीं बनता, तो फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी हो जाती है, और उसके साथ साथ बीमारी के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, और स्किन और हेयर में डीपिगमेंटेशन भी हो जाती है। राइट? चलिए, तो ये हुई हमारी प्लियोट्रॉपी। अब चलते हैं नेक्स्ट फिनोमिनन पर, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये मल्टीपल एलिलिज्म का जस्ट उल्टा है। मल्टीपल एलिलिज्म में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने वाली बहुत सारी, नहीं ये प्लियोट्रॉपी का उल्टा है, सॉरी मल्टीपल एलिलिज्म का नहीं, प्लियोट्रॉपी का उल्टा है। तो प्लियोट्रॉपी में हमने क्या पढ़ा, जहां पे एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है ना। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लियोट्रॉपी का जस्ट उल्टा है। यहां पे एक सिंगल फिनोटाइप को जनरेट करने के लिए, एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन्स होती हैं। नाम ही बता रहा है, पॉलीजीन्स। पॉली माने बहुत सारी, जीन्स बहुत सारी जीन्स एक साथ मिलकर एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही हैं। प्लियोट्रॉपी का जस्ट ऑपोजिट। जैसे हमारा जो स्किन कलर होता है, हमारे स्किन का कलर कैसा होता है, क्या आपके सामने दो ही ऑप्शन होते हैं? जैसे हमने पाइसम सटाइवम में ये प्लांट हाइट देखी, वहां पे हमारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो पेड़ 7 फीट टॉल होगा या फिर पेड़ लगभग 2 फीट टॉल होगा। यानी कि या तो पेड़ टॉल होगा या डॉर्फ होगा, कोई इंटरमीडिएट कंडीशंस नहीं थी, है ना। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा केस है जहां पर पॉपुलेशन में केवल 2 ऑप्शंस नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि स्किन कलर सिर्फ 2 ही तरह का नहीं होता, कि बहुत काला उल्टा तवा और बहुत गोरा एकदम ट्यूबलाइट, ऐसा तो नहीं है। कितने सारे स्किन शेड्स हैं पॉपुलेशन में, कोई कम गोरा, कोई थोड़ा ज्यादा गोरा, कोई विटिश कलर का, कोई बहुत ही गोरा, कोई थोड़ा सांवला, थोड़ा डार्क, कोई बहुत डार्क और कोई हद काला जिसे नीग्रो कहते हैं। तो जो स्किन के शेड्स हैं वो केवल 2 नहीं है, वो बहुत सारी वैरायटी में प्रेजेंट है, वो बहुत सारे ग्रेडियंट्स में प्रेजेंट है। ग्रेडियंट्स मतलब बहुत सारी वैरायटी में प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी ट्रेट, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ऐसा कोई भी ट्रेट जो केवल 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, जैसे पाइसम सटाइवम में 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म थी, 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म थी, टॉलनेस, डॉर्फनेस। लेकिन ऐसा ट्रेट जिसमें केवल 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ना हो बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारी वैरायटी हो, बहुत सारे ग्रेडियंट हो, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। जैसे हमारा स्किन कलर, ऐसे ही हमारी हाइट। क्या पॉपुलेशन में ऐसा फिक्स है कि कुछ लोग 6 फीट के होंगे और कुछ लोग 4 फीट के होंगे? आप जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी तरह की हाइट वाले लोग हैं। कुछ की हाइट 3 फीट है, कुछ की 4 फुट 1 इंच है, कुछ की 4 फुट 2 इंच है, 4 फुट 3 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, 6 फुट 1 इंच, पता नहीं कितनी हाइट वाले लोग पॉपुलेशन में है। तो यहां पर हमारे पास केवल 2 ऑप्शन नहीं है बल्कि बहुत सारे ग्रेडियंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि हाइट जो है वो केवल एक जीन से कंट्रोल नहीं हो रही है, वो बहुत सारी जीन्स से कंट्रोल हो रही है। इसी तरह हमारे अंदर इंटेलिजेंस, हम अक्सर ये कहते हैं कि भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, बस मेहनत नहीं करते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है, ये बोलना झूठ होगा अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगी। आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। आपके माँ बाप से आपको कैसी जीन्स मिली है इस पर निर्भर करेगा कि आप कितने शार्प माइंडेड हैं, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है। हाँ, भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। दिमाग का स्ट्रक्चर, सबके पास इतना ही साइज का दिमाग होता है, राइट। उसमें सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, स्ट्रक्चर सबके दिमाग का सेम है, लेकिन इंटेलिजेंस सबकी डिफरेंस है। किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, किसी का कम होता है, कोई आइंस्टीन होता है, कोई किसी को कोई बात समझ ही नहीं आती, कितना भी समझा लो कोई एक बार में समझ जाता है। तो इंटेलिजेंस को आपको पता है 25 जीन एक साथ कंट्रोल करती है, 25 जीन्स। तो ये कैसा इनहेरिटेंस हो गया? पॉलीजेनिक। तो सिंपल सी कहानी ये है बेटा कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक सिंगल ट्रेट को बहुत सारी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, और ऐसे ट्रेट 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बहुत सारी वैरायटीज में एग्जिस्ट करते हैं।
अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखाई थी कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस थी, राइट? जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस थी। माने आपको याद है कि कैपिटल टी वाला बंदा भी 7 फीट टॉल था और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बंदा भी 7 फीट टॉल था। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितनी डोमिनेंट अलील्स हैं, बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि डोमिनेंट अलील है या नहीं है। यहां पे 2 डोमिनेंट अलील है तब भी प्लांट 7 फीट टॉल था, एक डोमिनेंट अलील है तब भी प्लांट 7 फीट टॉल था। यानी कि डोमिनेंट अलील का क्वांटिटी कितनी है, डोमिनेंट अलील की क्वांटिटी, उसका नंबर कितना है, इस बात पे फिनोटाइप निर्भर नहीं करता था मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, इसीलिए हम उसे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते थे। पर यहां पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर इस बात से फर्क पड़ता है कि कितनी डोमिनेंट अलील्स हैं। जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगी उतना ही गहरा एक्सप्रेशन होता चला जाएगा, उतना ही जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूं, हमारी जो स्किन कलर है उसको 3 जीन्स कंट्रोल करती हैं, 3 अलग अलग जीन्स, जिन्हें हम अभी नहीं लिखना है, जब लिखना होगा बता दूंगी, जिन्हें हम 3 पॉलीजीन्स कहते हैं, राइट? कौन कौन सी? ए, बी और सी। तो ये 3 अलग अलग जीन्स मिलकर हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करती हैं, और इनमें भी कितनी फॉर्म्स होंगी? डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव। यानी कि जीन्स कितनी हो गई? 3, लेकिन अलील्स कितनी हो गई बेटा? अलील्स हो गई 6। ये बात समझ में आई? अलील तो हो गई 6 क्योंकि हर एक जीन की 2 फॉर्म्स है ना, तो टोटल अलील्स तो हो गई 6, लेकिन जीन कितनी है? 3। अब देखो, ऐसा बंदा जिसका जीनोटाइप ऐसा होगा, अब ये सिर्फ आराम से समझो, सुकून से कॉन्सेप्ट को समझो, ये सब लिखेंगे। ऐसा बंदा जिसका जीनोटाइप ऐसा होगा, उसमें आप देख रहे हो सारी की सारी अलील्स डोमिनेंट हैं, 6 की 6 अलील डोमिनेंट हैं, तो ऐसा बंदा एकदम काली रात जैसा होगा, भक्क काला, बहुत काला, जिसे हम नीग्रो कहते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे में मिलेनिन बहुत 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 बनेगा। लेकिन अगर आप डोमिनेंट अलील का नंबर घटाते जाओगे, सपोज आपने ऐसा कर दिया, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि यहां पे काउंट करो कितनी डोमिनेंट अलील हैं, सारे इधर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां पर कितनी डोमिनेंट अलील है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 अलील डोमिनेंट है, तो जो फिनोटाइप है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत डार्क है। लेकिन जहां आपने फिनोटाइप का नंबर घटाया, मुझे बताना एक बार, है ना, इन तीनों ही केसेस में काउंट करके बताना आपको कितनी डोमिनेंट अलील दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5, 5। इस वाले केस में 1 2 3 4 5, इस वाले केस में 1 2 3 4 5। तो इन तीनों केसेस में मुझे डोमिनेंट अलील कितनी नजर आ रही हैं? 5 डोमिनेंट अलील नजर आ रही है। यानी कि डोमिनेंट अलील की क्वांटिटी कितनी है? 5। तो एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, वो बंदा नीग्रो से डार्क हो जाएगा। ये तो वेरी डार्क होगा, वेरी डार्क मतलब बहुत ज्यादा काला, ये डार्क होगा। अगर आप और घटा दोगे डोमिनेंट अलील का नंबर, 4 कर दोगे तो वो फेयरली डार्क हो जाएगा। अगर 3 कर दोगे तो थोड़ा और लाइट कलर हो जाएगा। और अगर सारी की सारी अलील को आप रिसेसिव कर दोगे तो ऐसा बंदा एल्बिनो हो जाएगा। एल्बिनो मतलब
भक्क गोरा, इतना गोरा कि आपको लाइट की जरूरत नहीं है, घर में बस उसको खड़ा कर दो बंदे को। तो देखो आप क्या समझ रहे हो यहां से कि जितना ज्यादा आप अलील्स को घटाते जाओगे, डोमिनेंट अलील के नंबर को जितना आप कम करते चले जाओगे, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन उतना ही घटता चला जाएगा। यानी कि यहां पर जो एक्सप्रेशन है, जो फिनोटाइप है, वो निर्भर करता है ऑन क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील्स, ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, राइट। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर बंदे का जीनोटाइप ये है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप सेम होगा? हाँ बेटा, इन तीनों जीनोटाइप वाले बंदों का जीनोटाइप, इनका फिनोटाइप सेम होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जीन डोमिनेंट है, ये तीनों जीन्स मिलकर स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। ये तीनों जीन्स मिलकर स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जीन रिसेसिव या डोमिनेंट है, फर्क ये पड़ता है टोटल कितनी डोमिनेंट अलील है। जैसे आप देखो यहां पे ए जीन रिसेसिव है, यहां पर बी जीन है, यहां पर सी जीन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी जीन रिसेसिव है, इस बात से फर्क पड़ रहा है कि इस वाले केस में भी 5 डोमिनेंट अलील हैं, इस वाले केस में भी 5 डोमिनेंट अलील हैं, और इस वाले केस में भी 5 डोमिनेंट अलील हैं। तो इन तीनों जीनोटाइप वाले बंदों में 5 डोमिनेंट अलील हैं। तो बाहर से ये तीनों बंदे एक जैसे दिखेंगे, बाहर से ये तीनों बंदे एक जैसे दिखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बच्चा पहाड़ी? तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको पता है कितनी जीन्स कंट्रोल करती हैं? हमारी इंटेलिजेंस को 25 जीन्स कंट्रोल करती हैं। 25, समझ रहे हो? 25 जीन। तो अलील कितनी हो जाएंगी? अलील हो जाएंगी 50। तो हमारी इंटेलिजेंस को सोचो 50 अलील कंट्रोल करती हैं। अलील जितनी ज्यादा डोमिनेंट होंगी उतने ज्यादा हम शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट होंगे। सपोज मेरे जीनोटाइप में 50 में से सपोज 30 जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट हैं, तो अच्छा खासा आईक्यू लेवल मेरा होगा। अगर 50 अलील में से केवल 5 ही अलील डोमिनेंट हैं, बाकी की 45 अलील्स रिसेसिव हैं, तो एकदम गधाऊ भैया, गधाऊ ठस, समझा ही नहीं सकता कोई। और अगर 50 में से 45 अलील्स डोमिनेंट है, भैया आइंस्टीन वो तो पता नहीं क्या क्या बता के चला जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भैया फिर तुम पढ़ते रहो, तुम लोग पढ़ते रहो, वो बता के निकल लिया। समझ रहे हो? और ये हमारे पेरेंट्स पर निर्भर करता है। सपोज के पेरेंट्स ऐसे हमारे, सपोज अब मैं 50 अलील तो बना के नहीं दिखा सकती, मैं थोड़ी अलील्स बना के दिखा रही हूं। तो सपोज दोनों पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, दोनों पेरेंट्स अच्छे खासे इंटेलिजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चा एकदम ठस पैदा हो जाता है। कैसे? अब हमें पता है ये वाला जो बंदा है, इसके गैमीट में ये वाला कॉम्बिनेशन आ सकता है, यहां से भी स्मॉल ए, यहां से स्मॉल बी, यहां से स्मॉल सी। तो ऐसा गैमीट ये बना सकता है, और ये ऐसा गैमीट भी बना सकता है। जब ये दोनों गैमीट फ्यूज होंगे तो बच्चा देखो उसमें सारी ही अलील रिसेसिव हो गई। तो मां बाप तो इंटेलिजेंट थे, पर गेमेटिक कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि बच्चा गधाऊ पैदा हो गया। तो ऐसा भी होता है। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह की जीन्स मिली है हमारे पेरेंट्स से। उनसे अगर डोमिनेंट जीन्स आएंगी, डोमिनेंट जीन्स ज्यादा आई तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और नहीं आई तो बच्चा, और जो एकदम गधाऊ पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चा तो नहीं होगा। ठीक है? ओके, समझ आ गई बात? मतलब इंटेलिजेंट पेरेंट्स का बच्चा गधाऊ हो सकता है, और एकदम पेरेंट्स का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास तो रिसेसिव अलील होंगे देने को, तो डोमिनेंट अलील कहां से आएंगी? राइट?
आ गई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में? आ जाओ अब लिख लेते हैं फटाफट से। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ phenomenon where a single character or a single phenotype, जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर और सिंगल फिनोटाइप जो है इज कंट्रोल्ड बाय many polygenes, is controlled by many polygenes. many polygenes, एनसीईआरटी इसको लिख रही है more than 3 genes. अगर कोई फिनोटाइप 3 जीन से ज्यादा जीन्स से कंट्रोल हो रहा है तो समझ जाओ कि वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। ठीक है, ओके बेटा। इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं, सच कैरेक्टर्स, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं आर नॉट प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। वो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट, बट प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट। प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट का मतलब है कि सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं होंगे, टॉल या डॉर्फ, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। देयर वुड बी मेनी टाइप्स और मेनी वेराइटीज, राइट? तो केवल 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स नहीं होंगी, दिस वुड बी प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, राइट? Polygenic inheritance is also called as quantitative inheritance. इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं बिकॉज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, क्योंकि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा वो किस पर निर्भर करेगा? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। यहां पे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि डोमिनेंट अलील है या नहीं है, इस बात से फर्क पड़ेगा कि कितनी डोमिनेंट अलील है। जितना ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगी उतना ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा। इसीलिए हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा? डन 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 डन, एवरीवन डन 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 डन। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा स्किन कलर इनहेरिटेंस।
दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस और तीसरा एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है हाइट इन ह्यूमंस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। ओके, क्लियर? तीनों लिख लिए। अब क्योंकि एनसीईआरटी में स्किन कलर इनहेरिटेंस को थोड़ा अलग से बताया हुआ है, तो उसको मैं तुम्हें थोड़ा अलग से बता देती हूं। स्किन कलर इनहेरिटेंस को थोड़ा सा अलग से समझाया हुआ है। तो हमें पता है स्किन कलर इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स। स्किन कलर इनहेरिटेंस को 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं, ए, बी और सी। तो अलील्स कितनी हो जाएंगी टोटल? अलील्स हो जाएंगी 6, राइट? 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं, यानी कि अलील्स होती हैं टोटल 6। अब यहां पे देखो क्या होता है बेटा, कि मैं अगर इसे तुम्हें एक क्रॉस से समझाना चाहूं कि पॉपुलेशन में मैक्सिमम केसेस क्या क्या बन सकते हैं, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन कलर को लेकर क्या क्या वैरायटी हमारे पास हो सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटी अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो मैं तुम्हें एक क्रॉस के थ्रू समझा सकती हूं, जहां पर मैं एक ऐसा बंदा ले रही हूं जो बहुत ज्यादा डार्क है, वेरी डार्क, जिसे हम क्या कह देते हैं? नीग्रो कह देते हैं, क्योंकि उसमें सारी अलील्स डोमिनेंट हैं। इसका क्रॉस मैं एक ऐसे बंदे से करा दूं जो बहुत ही लाइट है, वेरी लाइट, भक्क भूरा, जिसे हम एल्बिनो भी कहते हैं। जब हम इस तरह का क्रॉस कराते हैं तो हमारे सामने वो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जो पॉपुलेशन में हो सकती हैं। तो ये एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जैसा है। तो इनका जो बच्चा होगा, ऑब्वियसली ये कैसा गेमीट बनाएगा? ये एक ही तरह का गेमीट बनाएगा, ए, बी और सी। ये सारे एक ही तरह के गेमीट बनाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दोनों का क्रॉस होगा। तो क्या आएगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये जो बंदा होता है जिसका जीनोटाइप ऐसा होता है, जिसमें 3 डोमिनेंट अलील्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे बंदे को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, मुलेटो। इंटरमीडिएट के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, मुलेटो, राइट? आपको दिखाई दे रहा है कि इनके सारे बच्चे कैसे बनेंगे? जिनके पास 3 डोमिनेंट अलील होगी। जब हम ऐसे बच्चों की सेल्फिंग करा देंगे आगे, ये हमारी F1 आई है, राइट? तो आप देखना, जब हम इस तरह का क्रॉस कराते हैं तो पॉपुलेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हमारे सामने आ जाती है बेटा। तो जब हम इनकी सेल्फिंग करा देंगे तो सेल्फिंग कराने के बाद हमें मिलेंगे 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। जैसे ये एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की तरह तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो क्रॉस है ये तुम्हें एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के जैसा लग रहा होगा, है ना? जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस 4 आते थे। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते थे तो उसमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने आते थे? आपके 16। इसमें कितने आएंगे? 64, राइट? तो जो F2 जनरेशन होगी, F2 जनरेशन में हमारे सामने बहुत सारे फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स आएंगे। उसको निकालने का फॉर्मूला है, मैं तुम्हें बता देती हूं। उसको निकालने का फॉर्मूला है, मैं तुम्हें बता देती हूं।
तो ये जो हमारी F2 जनरेशन आई है, इस F2 जनरेशन में हमें कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं? 64, राइट। तो यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में टोटल 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वाले लोग हो सकते हैं पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में। और पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन कलर को लेकर, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन कलर को लेकर कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें बता देती हूं। फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है 2n+1, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ पॉलीजीन्स, n है नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। और जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है 3n। तो मल्टीपल एलिलिज्म में सिर्फ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला था, याद है? मैंने मल्टीपल एलिलिज्म में पॉपुलेशन में कितने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं उसका फॉर्मूला बताया था, n/2 n+1। वहां पे सिर्फ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है। आ गया कट्टू? चिंकुशा मिंकुशा, आप मेले में जाओगे अब? नो। क्यों? नो। सबको हाय बोल दे। चलो मिट्टूशा। तो यहां पे दोनों निकालने के फॉर्मूलेज हैं। अगर मैं आपको फिनोटाइप निकाल के दिखाऊं तो स्किन कलर को लेकर ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं? स्किन कलर को कितनी पॉलीजीन कंट्रोल करती हैं? हमें पता है स्किन कलर को 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं। तो 2 × 3 + 1, तो क्या आ जाएगा? 7। तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में जो धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेजेंट है, सारी ह्यूमन पॉपुलेशन में 7 फिनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, 7 फिनोटाइप्स वाले लोग हो सकते हैं। और अगर मैं जीनोटाइप्स की बात करूं, अगर मैं जीनोटाइप्स की बात करूं तो जीनोटाइप्स में 3 क्या लगा लूंगी? 3, तो क्या आ जाएगा? 27। तो सोचो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन कलर को लेकर 7 टाइप के स्किन कलर हैं हमारी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में। 7 तरह के स्किन कलर। कौन कौन से? बहुत काला, काला, थोड़ा काला, विटिश, बीच का, न काला न गोरा, फिर गोरा, काफी गोरा, बहुत गोरा। तो कितने तरह के फिनोटाइप्स ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन कलर को लेकर हैं? 7। और कितने जीनोटाइप वाले लोग हैं? 27 जीनोटाइप वाले लोग हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। समझ रहे हो? अब आप कहोगे मैम जीनोटाइप 27 टाइप के अलग अलग तरह के जीनोटाइप वाले लोग हैं, फिनोटाइप केवल 7 ही है। हां, क्योंकि कई सारे जीनोटाइप वाले लोगों का जो फिनोटाइप है वो सेम हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बना के बताया था, 3 अलग अलग जीनोटाइप वाले लोगों का जो फिनोटाइप था वो सेम था, क्योंकि यहां पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जीन रिसेसिव या डोमिनेंट कंडीशन में है, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी है उससे फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, जैसे अगर आप देखना चाहें इधर की तरफ, मैं आपको जीनोटाइप बता सकती हूं, यहां मैं आपको फिनोटाइप उसका बता सकती हूं कैसा होगा। जीनोटाइप, फिर आपको बता सकते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। ये बहुत ही कमाल के चैप्टर्स हैं ये दोनों चैप्टर्स, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, और ये ना आपको मेडिकल कॉलेज में भी काम आएंगे हमेशा। ये पूरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब आप डॉक्टर बनते हो ना, पूरी हिस्ट्री ट्रेस करते हो, जब आप कोई बीमारी बताते हो अपनी, तो वो आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, सब वहां काम आएगा। तो देखो,
जीनोटाइप, पहला जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहां पे आपको कितनी डोमिनेंट अलील दिखाई दे रही हैं? 6 की 6 डोमिनेंट अलील दिखाई दे रही हैं। इनका फिनोटाइप कैसा होगा? इनका फिनोटाइप होगा वेरी डार्क। वेरी डार्क मतलब नीग्रो, ये नीग्रो होंगे। और ऐसे कितने बंदे होंगे पॉपुलेशन में? मतलब ऐसे बंदे होने के चांसेस कितने हैं? 1। अगर हम टोटल इसकी होने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 64 चांसेस में से 1। हम जानते हैं कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 64। 64 में से एक चांस ऐसा होने का होता है नीग्रो, राइट? और ये पता है आपको अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पेरेंट्स का जीनोटाइप ऐसा ही होता है। फिर मैं आपको जीनोटाइप अगला बता देती हूं। चाहे ये जीनोटाइप हो, चाहे ये जीनोटाइप हो, या चाहे ये जीनोटाइप हो, ये तीनों के तीनों जीनोटाइप्स में आपको कितने डोमिनेंट अलील नजर आ रहे हैं? ये तीनों जीनोटाइप्स में आपको 5 डोमिनेंट अलील नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे होंगे? ये डार्क होंगे, ठीक है। ऐसे बंदे पॉपुलेशन में ऐसा चांस, कितना चांस होता है इनके होने का? 6। 64 में से 6 चांसेस ऐसे हैं कि बंदे ऐसे होंगे। मैम ये आपने निकाला कैसे? याद है मैंने आपको फ्रीक्वेंसी मेथड सिखाया था, ये फ्रीक्वेंसी मेथड से निकलता है। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये तुमसे पूछेगा नहीं, मैं समझाने के लिए बता रही हूं। फिर 4 डोमिनेंट अलील वाले जीनोटाइप्स होंगे, फिर 3 डोमिनेंट वाले होंगे, 2 डोमिनेंट अलील वाले होंगे, 1 डोमिनेंट अलील वाला होगा, 0 डोमिनेंट अलील वाला होगा। 0 डोमिनेंट अलील वाला जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ऐसे बंदे में डोमिनेंट अलील है ही नहीं। एक डोमिनेंट अलील जिसमें होगी, ऐसे जीनोटाइप वाले कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। यहां पे भी, यहां पे कितने केसेस बन जाएंगे? 3। यहां पे भी काफी केसेस, यहां पे भी। तो इनका जीनोटाइप आप खुद बनाकर देख सकते हैं। जिनमें 4 डोमिनेंट अलील हो उनमें कई सारे केसेस बन सकते हैं। ये देखो, इसमें आपको कितने डोमिनेंट अलील नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। इसमें देखो कितने डोमिनेंट अलील नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 डोमिनेंट अलील वाले काफी सारे जीनोटाइप्स बन जाएंगे। इनको आप बना बनाकर देख सकते हैं। 3 डोमिनेंट अलील वाले भी काफी जीनोटाइप्स बन जाएंगे, 2 वाले भी, 1 वाले भी। अभी मैं करके नहीं दिखा रही, ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने घर पर बनाकर देखेंगे। कि मैंने आपको बता दिया फंडा, है ना, कि 4 जीनोटाइप वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। जिनमें 4 डोमिनेंट अलील हो, ऐसे जीनोटाइप वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। चलिए, तो 4 डोमिनेंट अलील वाले फेयरली डार्क होंगे, थोड़े कम काले होंगे। 3 डोमिनेंट जिनमें आधी अलील्स डोमिनेंट हैं, वो इंटरमीडिएट बंदे होंगे। फिर फेयर फेयर होंगे। फिर आपके वेरी फेयर होंगे, जिन्हें हम एल्बिनो कहेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया। नंबर बढ़ता जाएगा। जो थोड़े काले होंगे वो 15 होंगे। व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन जिनका होता है, इंटरमीडिएट पॉपुलेशन में हमेशा क्या होते हैं बेटा? मैक्सिमम होते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, नंबर इस तरह से होगा। टोटल ऐड करोगे तो 64 आएगा। ये करने की इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें, पहले डिटेल में पढ़ाया करते थे। 7-8 साल पहले जब मैं इसको पढ़ाती थी ऑफलाइन कोचिंग में, तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाते थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। ये पूरा करके दिखाते थे। पर अब तो ये सब कुछ पूछा ही नहीं जाता। एनसीईआरटी में तो 4 लाइनों में समझा दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पर ये दोनों चैप्टर्स में इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाती हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएंगे।
ठीक है, सिर्फ रटना नहीं होता कि 4 लाइनें लिख दी हैं किसी किताब में, उन्हीं को सुंदर से सजा के मैं यहां बोर्ड पे लिख दूं और तुम्हें रटवा दूं, इससे क्या फायदा होगा बेटा। ठीक है, तुम क्वेश्चंस कर लोगे पर क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ? नहीं ना। ये चैप्टर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है मैम, ये हमें समझ में आया। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हम डोमिनेंट अलील का नंबर कम करते जा रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है वो भी घटता जा रहा है, वो भी घटता जा रहा है। राइट, तो ये देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बता दिया। और इसमें अगर आप पॉपुलेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको यहां से क्या देखने को मिला कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। इंटरमीडिएट्स हमेशा पॉपुलेशन में मैक्सिमम होते हैं। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जिनके पास जो डोमिनेंट अलील होती हैं वो आधी होती हैं। यानी कि अगर टोटल अलील 6 है तो उनके पास कितनी डोमिनेंट अलील होंगी? 3। अगर सपोज टोटल अलील जो कंट्रोल कर रही हैं वो 50 हैं, तो इंटरमीडिएट वाले कौन होंगे? 25। यानी कि अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो पॉपुलेशन में अधिकतर लोग एवरेज हैं, इंटरमीडिएट हैं, मतलब ऐसे हैं जिनके पास 50 में से 25 अलील डोमिनेंट होते हैं। तो 25 अलील डोमिनेंट वाले पॉपुलेशन में सबसे मैक्सिमम होते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आता है, बेल शेप्ड ग्राफ आता है। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ पुराने पीवाईक्यूज करेंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ये बेल शेप्ड ग्राफ कैसे आता है? जब आप एक तरफ नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील रखते हैं, कितनी डोमिनेंट अलील हैं, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रखते हैं। ठीक है, जैसे इधर आपने रखा 0 डोमिनेंट अलील है, या 1 डोमिनेंट अलील है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। जब इस तरह बनाते हो और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रखते हो कि 1 इंडिविजुअल है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू एंड सो ऑन, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेल शेप्ड ग्राफ आता है। ओके, तो चलिए, ये हो गया हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। मैं क्यों रीड करा रही हूं ये? क्योंकि बिल्कुल एज इट इज यही लाइनें पूछ लेता है। एनसीईआरटी की सेम लाइनें एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो आ जाइए, ये पेज नंबर आपको मिलेगा, पेज नंबर 69 पर है। तो आ जाइए, देखते हैं क्या कह रहा है। पेज नंबर 69 पर आ जाएं सारे बच्चे। Mendel's studies mainly described those traits that has distinct alternate forms. अगर हम मेंडल की स्टडीज की बात करें तो मेंडल्स ने केवल वो ट्रेट्स को डिस्क्राइब किया था जिनमें डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होती हैं, है ना। 2 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, या तो टॉलनेस या तो डॉर्फनेस, या तो फूल पर्पल होगा या तो व्हाइट होगा। सिर्फ 2 ही फॉर्म्स देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि इतने डिस्टिंक्ट नहीं हैं, दे आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, बल्कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट, मतलब उनमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि ह्यूमंस में हाइट, सिर्फ लोग टॉल या शॉर्ट नहीं होते, बहुत सारी हाइट्स होती हैं। ऐसे ट्रेट्स जो हैं वो 3 या 3 से ज्यादा जीन्स से कंट्रोल होते हैं। देख लीजिए, ये वाला पॉइंट आ गया है। ऐसे जीन्स 3, ऐसे कैरेक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा जीन्स से कंट्रोल होते हैं और इन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत प्यारी लाइन हो गई, इस लाइन को समझाती हूं। देखिए, अब कुछ लोग आपने सुना होगा कि यार ठीक ठाक हैं, गोरे हैं,
लेकिन जैसे ही गोवा घूम के आते हैं काले हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग आपने सुना होगा इतने गोरे होते हैं, इतने गोरे होते हैं कि आप उन्हें पूरा दिन धूप में बैठा के रखो। जैसे अमेरिकन जो होते हैं वो गोवा घूमने जाते हैं, सारा सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, फिर भी काले नहीं होते। और हम चले जाएं गोवा घूमने, 4 दिन में काले कलवे होके आते हैं, है ना। ऑफेंस मत लेना बेटा, मतलब ऐसे मत समझना कि अगर तुम हो काले कलवे तो ये मत समझना मैम इसको वो कर रही हैं। कोई ये ऐसे ऑफेंस में मत लेना, समझाने के लिए लाइट मूड में समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत गोरे हैं, जिनमें अलील्स रिसेसिव ही हैं सारी, उनमें तो एनवायरनमेंट भी असर नहीं डालेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी फर्क पड़ता है। मतलब उनमें और ज्यादा मिलेनिन बनने लगता है जब वो ऐसे जगह पर जाएं जहां पर धूप बहुत तेज होती है, यानी कि उनका रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यानी कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो है वो एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करते हैं, राइट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 20 साल की उम्र से पहले बहुत कूदो, हमारे पैर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, बहुत रस्सी कूदो भागो तो हाइट थोड़ा बढ़ जाती है ना। ऐसे ही कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहोगे तो आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट बनने लगते हो, है ना। क्यों बनने लगते हो? क्योंकि बिहेवियर भी काउंट होता है यहाँ पे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी काउंट होता है। समझ में आया? तो यहां पे समझेंगे, मैं तो गोवा घूमने जाती हूं तो भैया मैं तो एकदम काली कलवी होके आती हूं, तो मैं तो इंटरमीडिएट हूं, मैं मुलेटो हूं। तो जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, ध्यान रखेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट्स में पॉलीजीन्स का तो इफेक्ट होता ही होता है, इफेक्ट ऑफ पॉलीजीन्स होता ही होता है, लेकिन साथ में एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी होता है। ठीक है बेटा, बहुत प्यारी लाइन आ गई। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, ये कह रहा है कि पॉलीजेनिक ट्रेट में जो फिनोटाइप है रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। यहां पर हर एक अलील का कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। जितने ज्यादा, ये देखो फिर से कितनी अच्छी लाइन आई कि यहां पे हर एक अलील का कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। जैसे मेंडल के इनहेरिटेंस में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एक डोमिनेंट अलील हो चाहे 2 डोमिनेंट अलील हो, हाइट 7 फीट ही होती थी। लेकिन यहां पे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील्स आप बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हर एक अलील का अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना अलग कंट्रीब्यूशन है। द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। देखो कितना प्यारा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, माने जैसे जैसे आप डोमिनेंट अलील बढ़ाते जाओगे जो फिनोटाइप पर अफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा, एडिटिव होता जाएगा। तो ये बहुत प्यारी लाइन है। ये लाइन एज इट इज पूछा जा सकती है सवाल में कि वो कौन सा इनहेरिटेंस है जहां पर हर एक अलील का जो इफेक्ट है वो ऐड होता है, हर एक अलील का इफेक्ट ऐड होता चला जाता है और वहां पे हर एक अलील का अपना अलग कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस अज्यूम 3 जीन्स। हम 3 जीन्स को लेकर चल रहे हैं जो कि स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं, राइट। अब ये कह रहा है ऐसा बंदा जिसमें ए, बी और सी अपनी डोमिनेंट फॉर्म्स में होंगी वो डार्क स्किन कलर दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी नीग्रो होगा। और जिसमें सारी की सारी रिसेसिव होंगी वो एल्बिनो होगा, है ना। As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have intermediate skin colors. ये कह रहा है ऐसा जीनोटाइप जिसमें 3 डोमिनेंट अलील होंगी और 3 रिसेसिव अलील होंगी उसे हम इंटरमीडिएट टाइप कहेंगे। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन द जीनोटाइप वो डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस। तो ये कह रहा है यानी कि कितनी डोमिनेंट अलील होंगी ये तय करेंगे कि बंदा गोरा होगा या काला कलवा होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अब
इसमें मैंने सब कुछ एक साथ पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स को फैला फैला के पढ़ाया हुआ है। प्लियोट्रॉपी को आधा यहां दे दिया है कोडोमिनेंस के साथ, आधा कहीं और चिपका दिया। पॉलीजेनिक, ये जो मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पांचों जो फिनोमिनन है ये मेंडल के लिए एक्सेप्शन है। मतलब मेंडल साहब इन पांचों को नहीं समझा पाए थे। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है। तो पांचों के पांचों एक्सेप्शंस हैं मेंडलिज्म के लिए। तो मैंने इन पांचों के पांचों को एक साथ पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में फैला दिया है और एनसीईआरटी में कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी सबको एक साथ क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। हाँ बस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मुझे बतानी है। मुझे लगता है आज तो ये नहीं हो पाएगी, तो आज मुझे इसे करना नहीं है। मुझे इसका सिर्फ बैकग्राउंड आपको समझाना है जिसमें 5-7 मिनट लगेंगे। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी इट वॉज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। दो साइंटिस्ट थे, सटन और बोवरी ने ये थ्योरी दी। ये थ्योरी लगभग कब आई, ये थ्योरी लगभग 1902 में आई, राइट। तो ये जो थ्योरी है बेटा, ये समझाती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स हैं, हम जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, है ना। तो ये थ्योरी कहती है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स सेम बिहेवियर दिखाती हैं। जैसे एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में क्रोमोसोम्स जोड़ों में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जीन्स भी जोड़ों में होती हैं। जैसे एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में मियोसिस होता है और मियोसिस होकर क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं कि एक गैमीट में जोड़ा नहीं जाता, एक जोड़े से एक ही क्रोमोसोम जाता है, इसी तरह एलील्स भी सेपरेट होते हैं ताकि एक गैमीट में एक ही अलील जाए, या तो गैमीट में कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें समझाती है दैट जीन्स और क्रोमोसोम्स जो हैं, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स शो सिमिलर बिहेवियर। वो एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन ये बात उन्हें पता कैसे चली? क्योंकि जब हमने मेंडल साहब का काम हम पढ़ रहे थे तो याद है कि मेंडल साहब को कोई आइडिया नहीं था कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ये सब तो बहुत बाद में पता चला। उन्होंने तो केवल फैक्टर्स शब्द का इस्तेमाल किया था कि कुछ ऐसी चीज होती है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हम फैक्टर्स कह देते हैं। ऐसा क्यों था कि मेंडल साहब को कोई भी आइडिया नहीं था? क्योंकि जब मेंडल साहब थे तो उस समय बेटा माइक्रोस्कोपी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन 1901 में अचानक से माइक्रोस्कोपी में बहुत एडवांसमेंट आई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को देख सकते हैं। डिवीजन के दौरान, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स किस तरह से मूव कर रहे हैं और उनके ऊपर बैठी जो जीन्स हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख पा रहे थे। और ये वही टाइम था, मतलब इस समय सन 1900 में 1900 से लेके 1902 और 3 तक जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत उथल पथल हुई। सन 1900 से सन 1903 के बीच में जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ही उथल पुथल हुई, बहुत कुछ सामने आया। मेंडल साहब अपना काम कर गए थे। 1863 में उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था।
और 1865 में उन्होंने अपना काम छपवा दिया था, पब्लिश करा दिया था। लेकिन उनका काम पूरी दुनिया के सामने आया ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चला कि मेंडल कितना बड़ा काम कर गए। क्यों? क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं होता था, फोन नहीं होते थे, तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि इतना महान काम जेनेटिक्स की फील्ड में हो चुका है। तो फिर सन 1900 में क्या हुआ, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डेवरिज और शर्मार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने सेपरेटली मेंडल के काम को पढ़ा और देखा उत्तरी इतना खतरनाक काम हो चुका है जेनेटिक्स की फील्ड में और दुनिया को पता ही नहीं है। ये तो बहुत ही महान काम है जिसको आगे आने वाली जनरेशन सोच भी नहीं पाएंगी, जो वो सोचकर चले गए। जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल साहब देकर गए हैं, आज तक उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाया। तो 1900 में मेंडल साहब के काम की रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी मतलब पूरी दुनिया को पता चला कि भैया मेंडल साहब कोई काम कर गए थे। और जब ये पूरी दुनिया को पता चला तो जेनेटिक्स की फील्ड में एकदम से उथल पथल मच गई, पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी में उथल पुथल मच गई। क्यों? क्योंकि उस दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर भी काम चल रहा था और हम सेल के अंदर देख सकते थे कि क्रोमोसोम्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो सटन और बोवरी ने क्या किया, मेंडल की स्टडीज को लिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम क्रोमोसोम के मूवमेंट को देख रहे थे वो स्टडी को लिया और मैच किया। तो उन्होंने देखा कि मेंडल साहब ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि जब गैमीट बनता है तो फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक गैमीट में एक ही फैक्टर जाता है। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे मियोसिस देखा तो उन्होंने देखा उत्तरी मेंडल साहब तो बिल्कुल सही कह गए थे, सही में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। आपने मियोसिस पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा तो आपको याद होगा कि एनाफेज पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं, है ना। तो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम के ऊपर कौन बैठी हैं, जीन्स, यानी कि उनका भी सेग्रीगेशन हो रहा है। तो ये बात झूठ नहीं थी जो मेंडल साहब कह गए, वो तो देख भी नहीं, वो सेल के अंदर घुस के वो देख भी नहीं पाए थे क्योंकि इस दौरान तो माइक्रोस्कोपी भी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि गैमीट जब बनते हैं, मियोसिस होता है, तो फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये सच है। और इस बात का प्रूफ उन्हें कैसे मिला, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक डिवाइडिंग सेल में देखा कि सही में क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, सेपरेट होते हैं। तो फिर उन्होंने दोनों बातों को मिलाकर मेंडल के काम को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से जो उन्हें समझ में आया, दोनों के काम को मिलाकर एक थ्योरी पास करी जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जो ये समझाती है कि जीन्स और क्रोमोसोम्स एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो आ जाइए लिखते हैं इसको फटाफट से। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ स्टडी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स वर्क या मेंडल्स स्टडीज and this is based on electron microscopic studies of a dividing cell. एक सेल जो डिवाइड हो रहा है, जिसमें मियोसिस हो रहा है। तो ये इन दोनों को मिलाकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, राइट?
Mendel's studies and electron microscopic studies of a dividing cell. Rediscovery of Mendel's work. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. मेंडल्स वर्क का रीडिस्कवर कब हुआ? तो आप कहेंगे इन 1900, सन 1900 में मेंडल का काम वापस से दुनिया के सामने आया. मेंडल साहब ने अपना काम गार्डन पी पे किया था 1856 से 1863 तक, है ना. उनका जो काम था गार्डन पी पे, ये हम पहले लिख चुके हैं. 7 सालों तक उन्होंने गार्डन पी पर काम किया और 1865 में उनका काम जो है, हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड, उनका काम छपा. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पूछ लेता है कि उनका काम कौन से साल में छपा था. तो आप कहोगे 1865 में उनका काम छपा था. और उन्होंने कितने सालों तक काम किया था? 56 से 63 तक. लेकिन बट हिज वर्क was not identified. उनके काम को कोई पहचान नहीं मिली थी. उनके काम को कोई पहचान क्यों नहीं मिली थी? इसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी हम देखेंगे. फिर बाद में 1900 में उनका काम दोबारा डिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट्स. 3 साइंटिस्ट ने मिलकर जब उनका काम वापस से रीडिस्कवर किया और पूरी दुनिया को बताया, तो फिर उनके मरने के बाद, उनकी मौत कब हो गई थी? 1884 में. 1884 में उनकी डेथ हो गई थी. उनके मरने के कई सालों बाद उनके काम को पहचान मिली और फिर उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित कर दिया गया. तो 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिवरीज एंड शरमार्क. इन तीनों ने मिलकर जो है इनके काम को रीडिस्कवर किया. तो 1900 में इनका काम दुनिया के सामने आ गया और 1902 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडीज थी उसने दुनिया के सामने ये बता दिया कि एक सेल कैसे डिवाइड होता है और उसमें क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं, और दोनों को मिला जुलाकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दे दिया गया. ठीक है बेटा, ओके. इतना लिख लिया सबने? 2 मिनट और बस. आपको मुझे 3 से 4 मिनट और देनी पड़ेंगी, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अब यहां पे रीजन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछ लेगा, व्हाई मेंडल्स वर्क was not identified. इसका रीजन पूछेगा. ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे कहां पूछ सकता है? ये आपसे बोर्ड में भी पूछ सकता है. तो सबसे पहला जो कारण था कि मेंडल के काम को पहचान क्यों नहीं मिली, सबसे पहला कारण था कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी. उस दौरान कम्युनिकेशन आसान नहीं थी. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीफोन्स कुछ नहीं था, तो नहीं पता चल पाया किसी को भी. दूसरा, हिज आइडियाज ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स वॉज नॉट एक्सेप्टेड. आपको पता है उन्होंने पहली बार बायोलॉजी की फील्ड में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल किया था. सो हिज मेथड ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स was not accepted
वो जो उनके कंटेम्पररीज थे, उनके जो साथी थे, उनको ये बात पची नहीं कि अच्छा कोई बायोलॉजी में मैथ्स लगा के दिखा रहा है, ज्यादा होशियार बनेगा, हम नहीं मान रहे, जा तेरी बात। फिर हिज आइडिया ऑफ फैक्टर्स, जो कि क्या थे, डिस्क्रीट यूनिट्स थे। मैंने इस वर्ड का मतलब आपको बता दिया है। मेंडल साहब ने क्या बताया था? मेंडल साहब ने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, माने उनकी अपनी पहचान होती है, और वो किसको कंट्रोल करते हैं? वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। उससे पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो ये बात किसी ने नहीं मानी। सो हिज आइडिया ऑफ फैक्टर्स, दैट इज डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स, वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ये किसी ने नहीं मानी उनकी बात। उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं जिनकी अपनी पहचान होती है, वो बाकी साइंटिस्ट ने नहीं माना। फिर ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। मतलब मेंडल साहब को कोई आइडिया नहीं था, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स क्या होती हैं। तो उन्होंने बस इतना बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। मतलब जैसे हम सब जानते हैं भगवान है, पर किसी ने देखा नहीं, किसी के पास फिजिकल प्रूफ नहीं है। तो सबको पता था कि जो ये बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, पर वो उस बात का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, कोई सबूत नहीं दे पाए थे। राइट? तो ये सारे कारण रहे जिनकी वजह से उन्हें जो है उनके काम को पहचान नहीं मिल पाई, बाद में जाके मिली सन 1900 के बाद। ठीक है? तो एनसीईआरटी में मैं बता देती हूं ये कहां लिखा हुआ है बेटा। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 65 पे। पेज 65 पे लिखा हुआ है। देख लेती हूं कोई पॉइंट बचा तो नहीं है इसमें। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। ठीक है, चलिए। तो इन सारे कारणों की वजह से उनका जो काम था वो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। ठीक है बच्चा पाड़ी? चलिए, अब आपका एक होमवर्क है, सारे बच्चे सुनेंगे। मैंने यहां पे इस लेक्चर के साथ आपका मियोसिस क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 क्या होता है, पूरे समरी नोट्स आपके लेक्चर में ऐड कर दिए हैं। मियोसिस में कहां क्रॉसिंग ओवर होती है, तो सारे समरी नोट्स मैंने मियोसिस के यहां समझा दिए हैं। तो यहां पे एनसीईआरटी में मियोसिस को थोड़ा सा समझा रखा है। आप अगर देखेंगे तो पेज नंबर 65 पे मियोसिस को थोड़ा सा समझा रखा है कि एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पेज नंबर 65 पे, तो ये जो डायग्राम है इसमें मियोसिस को समझा रखा है, कहाँ क्या चेंज आ रहा है, और अगले पेज पे भी डायग्राम को समझा रखा है। तो बेटा इसके लिए ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा, पेज नंबर 66 और 65 पर जो चीजें लिखी हुई हैं, जब आपको थोड़ा मियोसिस का आइडिया होगा। तो मैंने पूरे मियोसिस के जो शॉर्ट नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं, वो इस लेक्चर के साथ लगा दिए हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इनको पढ़ के आएंगे अगली क्लास में, तभी आपको वो बात समझ में आएगी। और मैं आपके लिए एक फेवर कर सकती हूं कि मैं आपके लिए मियोसिस का एक समरी लेक्चर अपलोड करा सकती हूँ। एक समरी लेक्चर है मियोसिस का, लगभग आधे घंटे का समरी लेक्चर है, तो वो मैं अपलोड करा दूंगी। उसे आप
2.5x स्पीड पे एक बार देख लेना, तो आपको मियोसिस का आइडिया हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं आज ही बैच मैनेजर से बोल दूंगी कि वो मियोसिस का वो समरी वाला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दें आपके बैच में। आप उसे एक बार देख लेना, ये नोट्स पे एक बार नजर डाल लेना, आपको मियोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि अगला लेक्चर हम बहुत ही अच्छे से स्पीडली कर पाए। तो अगले लेक्चर में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपका समय शुरू होता है अब। द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स, इसे हम क्या कहते हैं? एक जीन जिसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस फिनोमिनन को? जल्दी से जवाब दीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एंड में मैं आपको कराती हूं बेटा, ये बहुत अच्छे मेरे खुद के फ्रेश मेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हमेशा अपने पास रखना, आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाता है इन लाइंस से। तो चलिए देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा इसका आंसर प्लियोट्रॉपी होगा। जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। तो 92% बच्चों ने आंसर ए दिया है, बहुत बढ़िया। प्रकृति, दिव्यांशु, वेदांश, श्रुति, धर्मेंद्र, प्रतीक, प्रतीक, आसमा, अंजलि एंड जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अब आप ये बताइए, इन गार्डन पी स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली इन, गार्डन पी में स्टार्च अच्छे से कब बनता है? आपका समय शुरू होता है ये। इन हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स, homozygous round seeded plants, wrinkled seeded plants, pure and hybrid round seeded plants. गार्डन पी में अगर आप स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करें तो वो सबसे इफेक्टिव किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, रिंकल्ड कंडीशन में या फिर हाइब्रिड कंडीशन में? चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा 2, होमोजाइगस राउंड सीडेड कंडीशन। याद है ना, कैपिटल बी कैपिटल डी वाली कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, जहां पे सीड राउंड भी होती थी। तो इस कंडीशन में सीड राउंड होती थी और स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होता था? लार्ज। स्टार्च ग्रेन का साइज होता था लार्ज। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्च इफेक्टिवली कब बनेगा? जब सीड राउंड होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी, ये वाली। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। केवल 32% बच्चों ने आंसर सही दिया है। बाकी बच्चों ने गधों की तरह मुंह उठा के आंसर ए दे दिया है। गधे हो गए हो क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो स्टार्च ग्रेन था वो कैसा बनता था? इंटरमीडिएट। सबसे अच्छा स्टार्च ग्रेन कौन सी कंडीशन में बनेगा? होमोजाइगस कंडीशन में। मतलब कितना भी मेहनत लगा के पढ़ा दो, गधों की तरह ही आंसर देना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये पता है क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? सारे बैचेस में होता है ये, क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग लगाना छोड़ दिया है। और इसमें गलती हम टीचर्स की है। हमने अपनी तारीफ करवाने के लिए कि ये टीचर तो बहुत बढ़िया है भाई, कमाल का टीचर है, तो अपने फीडबैक के लिए, अपनी रेटिंग के लिए, अपनी तारीफ के लिए हमने आपको बना दिया एकदम बेकार। और ये सारे टीचर्स की गलती है, हम सारे टीचर्स की गलती है। हमने आपको बेकार क्यों बना दिया? क्योंकि हमने आपको स्पून फीडिंग करना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी भी हम ही पढ़ाएंगे, सवाल भी हम ही कराएंगे, सब हम करा देंगे क्लास में। आप अपना दिमाग यूज करना बिल्कुल छोड़ दो। कि थोड़ा सा कुछ अलग आ जाए, अगर सवाल थोड़ी सी भाषा अलग आ जाए, तो आप मुंह उठा के हमेशा उसका जवाब गलत ही देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पे जोर पड़ जाएगा ना, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, यार सोचना पड़ रहा है, मैम नहीं करके दिखा रही है वाला क्वेश्चन, हमें खुद करना है ये वाला क्वेश्चन, हमें खुद का दिमाग इस्तेमाल करना है। हाँ ये तो हम करते ही नहीं है, मैम आप ही कर दो ना हमारे लिए क्वेश्चन। आपने इतने प्यार से हमें समझाया, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, स्मॉल बी सारी कंडीशन आपने हमें अच्छे से बताई, पर हम दिमाग क्यों इस्तेमाल करें? हम तो गधों की तरह गलत आंसर ही देंगे ना मैम।
हर्ष, जमीर, सिद्दीक, जीवन, अंकिता, प्रतीक, शाह, त्रिनयन, सुमन एंड मानिक। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो। लेक्चर के बाद अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। एनसीईआरटी को खुद पढ़ना सीखो। मेडिकल कॉलेज में कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, मोटी मोटी किताबें, और एग्जाम क्लियर करने होंगे। वहां जाकर तुम जैसे बच्चे ही डिप्रेस होते हैं, जो हमेशा से टीचर से ही सब कुछ मांग लेते हैं, आप ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, और फिर वहां जाके रोते हैं, हमसे नहीं हो रहा, हमें तो छोड़ना है एमबीबीएस। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। मेंडल ने अपना काम 1865 में छपा दिया था, लेकिन फिर भी वो सन 1900 तक उसे कोई पहचान नहीं मिली। उसके क्या क्या कारण हैं आपको बताना है। आंख खोल के ऑप्शंस पढ़ना और जवाब देना। चलिए दिमाग खोलकर पढ़ना। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। His concept of factors as a stable discrete units did not find acceptance from contemporaries. Contemporaries मतलब उनके टाइम के जो उनके साथी थे। Mendel's approach of using mathematics was totally old. मेंडल का जो तरीका था बायोलॉजी के फील्ड में मैथमेटिक्स इस्तेमाल करने का, वो बहुत पुराना तरीका था। कम्युनिकेशन इजी नहीं था। मैं फिर से बता रही हूं, हिंट दे रही हूं, शब्दों के साथ खेला गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शंस और जवाब देंगे। और गलत जवाब दोगे तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सच में इंटेलिजेंस की रिसेसिव अलील्स हैं, डोमिनेंट है ही नहीं। चलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो फैक्टर्स का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। फैक्टर्स एक डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। उनके साथियों ने इस बात को नहीं माना। कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं थी, यह भी सही है। उनकी मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करने की जो अप्रोच थी वो एकदम नई थी।